नमस्कार। आज तक डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधिकांत पांडे। चर्चा इस समय देश में चल रही है नोएडा के ट्विन टावर्स की। ट्विन टावर्स ध्वस्त, और ध्वस्त के बाद लोगों के साथ क्या होगा। उसके अलावा भी कई सारे सवाल हैं लोगों के मन में कि ट्विन टावर में जिन लोगों ने घर बुक किए थे उनके बारे में क्या है, क्या उन्हें उनका मुआवजा मिल गया। इन सारी बातों पर हम इस खास सेगमेंट में चर्चा करते हैं। ट्विन टावर्स के लिए सारी तैयारियां कंपनी ने कर ली। वो दो कंपनियां मुंबई की और साउथ अफ्रीका की जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने सारी तैयारियां की और उसी के बाद ये डिसीजन लिया गया कि दिन में 2:30 बजे ट्विन टावर को गिराया जाएगा। गिराने के बाद या गिराने के दौरान क्या होगा, गिराने से क्या होगा, आसपास वालों पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में भी आपसे चर्चा होगी। लेकिन शायद आपके मन में ये सवाल हो कि ये ट्विन टावर जो सुपरटेक के नोएडा में सेक्टर 93A में जो ये सेक्टर हैं, इस सेक्टर में जो ये टावर हैं दोनों, इन टावर के बारे में आखिर ये मुसीबत शुरू कैसे हुई थी। क्या हुआ था ऐसा जो कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर नौबत आ गई इनको ध्वस्त करने की, इनको गिराने की। तो इस बारे में भी थोड़ी सी डिटेल हम बात कर लेते हैं उस बारे में कि ये कैसे मामला शुरू हुआ था। दरअसल ट्विन टावर में सैकड़ों लोगों ने बुक कराए थे अपने फ्लैट्स, लेकिन इसमें से अभी जो मैंने बात की थी अभी कि रिफंड कई लोगों को अभी नहीं मिला है, तो उस बारे में भी हम बात करते हैं। इसकी कहानी जो हुई थी वो शुरू हुई थी करीब 1.5 दशक पहले। 2004 के आसपास की बात है। नवंबर 2004 में इस प्रोजेक्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को 84,273 वर्ग मीटर की ज़मीन आवंटित की थी और मार्च 2005 में इसकी लीज डीड भी पूरी हो गई थी। उस दौरान क्या होता था ना, ये जब ज़मीन नापने का जो काम होता है ना, पैमाइश का जो काम होता है, उसमें कभी कभी ऊंच नीच हो जाया करती थी, तो उसमें थोड़ी बहुत घट बढ़ जाती थी चीज़ें। सुपरटेक को एमरल्ड कोर्ट के मामले में भी प्लॉट नंबर 4 पर आवंटित ज़मीन के पास 6,556 वर्ग मीटर ज़मीन का टुकड़ा निकल आया था, जिसकी एक्स्ट्रा अतिरिक्त लीज डीड हुई, और ये हुई जून 2006 में। बिल्डर के नाम इतना सब कुछ आ गया। अब इन दो प्लॉट्स का 2006 में नक्शा पास होने के बाद एक प्लॉट बन गया। इस प्लॉट पर सुपरटेक ने प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर दिया। इसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा 22 मंजिल के 16 टावर्स बनाने का प्लान था। अब विवाद कहां से शुरू होता है ये देखिए आप। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद फरवरी 2009 में उत्तर प्रदेश शासन ने नए आवंटियों के लिए एफएआर बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही पुराने आवंटियों को कुल एफएआर का 33% तक खरीदने का विकल्प भी दिया गया था। अब एफएआर बढ़ने से उसी जमीन पर बिल्डर ज्यादा फ्लैट्स बना सकता था। इससे सुपरटेक बिल्डर को बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मंजिल और 73 मीटर तक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई। चलिए, यहां तक भी एमरल्ड के जो बायर्स थे उन लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की, उनके लिए ये ठीक चल रहा था मामला। लेकिन बात तब बिगड़ी जब फिर से रिवाइज्ड प्लान में इसकी ऊंचाई को 40 और 39 मंजिल करने की बात शुरू हुई और 121 मीटर तक बढ़ाने का प्लान हुआ इसके अंदर। इसके बाद एमरल्ड कोर्ट के बायर्स ने विरोध जताया इस मामले पर, क्योंकि नक्शे के हिसाब से जहां पर एपेक्स और सियाने, ध्वस्तीकरण वाली मामला जो बिल्डिंग का है, एपेक्स और सियाने, इनका जहां जिस जगह पर प्लान दिया गया था वहां दरअसल सुपरटेक ने पहले ग्रीनरी दिखाई थी, ग्रीन एरिया बनना था वहां पर। लेकिन नए प्लान के हिसाब से उन्होंने क्या किया,
वहां ये 2 टावर खड़े कर दिए। अब इन 2 टावर के खड़े होने से जो पास की बिल्डिंग है उसको तो प्रॉब्लम होनी ही थी, इसीलिए बायर्स ने ये केस किया और आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने बातचीत शुरू की। हालांकि वहां पर यह था कि कुछ दूरी पर डिस्टेंस दे करके एक छोटी बिल्डिंग का प्रावधान जरूर था, लेकिन ये 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जिसमें आज की डेट में 32 टावर और 29 टावर हो गए थे जो बाद में, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग इतने नज़दीक मतलब 9 मीटर की दूरी पर। दरअसल होता क्या है ना, ये जब टावर बनते हैं बड़े बड़े तो इनमें प्लान ये किया जाता है, और यहाँ भी ये प्लान था कि सुपरटेक को जो अपनी पहले की बिल्डिंग बनी हुई है उसके टावर के बगल में अगर बिल्डिंग कोई बनानी है तो उस बिल्डिंग के बीच में 17 मीटर का गैप होना चाहिए। भाई हवा पानी नुकसान, कभी भी कुछ हो जाए, भूकंप वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को अकाउंट में लिया जाता है कि भाई वो उसकी वजह से डिस्टेंस रखी जाती है ताकि सेफ्टी, और मैंने जैसा बताया हवा पानी की दिक्कत न हो किसी को, इसके लिए ये सारे काम किए जाते हैं। लेकिन ज़्यादा माल बनाने के चक्कर में शायद सुपरटेक ने ये काम किया कि उसके बगल में 2 टावर खड़े कर दिए, प्लान कर दिया और वहाँ पर काम शुरू कर दिया। अच्छा, अब RWA ने बिल्डर से बात करके नक्शा दिखाने की मांग की, लेकिन बायर्स के मांगने के बावजूद बिल्डर ने लोगों को नक्शा नहीं दिखाया। बिल्डर मतलब सुपरटेक। तब RWA ने नोएडा अथॉरिटी से नक्शे की मांग की। यहां पर भी उनको मदद नहीं मिली। एपेक्स और सियाने को गिराने की इस लंबी लड़ाई में प्रोजेक्ट के निवासी एक हैं, वो हैं UBS तेवतिया। उनका ये कहना है कि नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर के साथ मिलीभगत करके ट्विन टावर्स को बनाने की मंजूरी दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट की चाबुक जो है वो चलनी चाहिए थी अथॉरिटी के उन लोगों पर भी जिन्होंने सुपरटेक के साथ या सुपरटेक के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके इसकी मंजूरी भी दी। तो साहब, साल 2012 में इन खरीदारों ने, इन बायर्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर लिया, मतलब कोर्ट केस फाइल किया। कोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए, और जब जांच की पुलिस ने, तो उसने जो रिपोर्ट दी वापस जाकर के कोर्ट को, वो यही कहा कि जो बायर्स का जो भी आरोप है वो बिल्कुल सही है। यानी बायर्स अपनी मांग पर सही थे, और उन्होंने जो कोर्ट से अपील की थी और मांग की थी कि ये टावर हटने चाहिए या हटाए जाने चाहिए या गिराए जाने चाहिए या जो भी हो, मतलब हमारे लिए जो दिक्कत हो रही है इसको कैसे ठीक करेगा सुपरटेक, ये वो सोचे। तो उस मामले में उन्होंने जो जो परेशानियां अपनी बताई थी बायर्स ने, वो सारी पुलिस ने सही पाई और कोर्ट को यही रिपोर्ट दी। अब साहब, ये जो हमारे बायर हैं जिन्होंने कोर्ट केस में लीड किया था सारे अपने एसोसिएशन को, RWA को, तेवतिया जी, उन्होंने कहा कि इस जांच रिपोर्ट को भी लेकिन दबाने की कोशिश हुई। और इस बीच खानापूर्ति के लिए अथॉरिटी ने बिल्डर को नोटिस तो जारी किया, लेकिन कभी भी बिल्डर या अथॉरिटी की तरफ से बायर्स को नक्शा नहीं मिला। 2012 में यह मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो एपेक्स और सियाने की महज 13 मंजिलें बनी थीं। 32 और 29 टावर, 32 और 29 मंजिल टावर में, वो तब तक सिर्फ 13 मंजिलें बनी थीं। लेकिन 1.5 साल के अंदर ही सुपरटेक ने क्या किया, 32 फ्लोर चढ़ा दिए। अब दूसरी तरफ तो कोर्ट में मामला चलता रहा, और आखिरकार 2014 में हाई कोर्ट ने इनको गिराने का आदेश दे दिया। तब जाकर 32 मंजिल पर ही काम रुका और 29 मंजिल पर काम रुका। इसीलिए जो 2 टावर हैं वो दोनों 32 और 29 मंजिल के रह गए थे। इसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो जो मैं बात कर रहा था आपसे कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, क्योंकि बायर्स ने हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस जीता, तो सुपरटेक उसके विरुद्ध पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से भी उसको राहत नहीं मिली। भाई जस्टिस होगा ना सुप्रीम कोर्ट में भी, तो जस्टिस बायर्स के साथ रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2021 को आदेश जारी करके इसको 3 महीने के भीतर गिराने को कहा था। 31 अगस्त 2021,
1 साल पहले की बात है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें टाइम लगता गया। कंपनी जिनको कि असाइन किया गया था ये जॉब, जिनको ये कहा गया था कि इनको गिराया जाना है, उन्होंने काफ़ी सारी कोशिशें की इसके अंदर। 6 महीने का समय तो सिर्फ इन दोनों कंपनियों ने, जो मुंबई की कंपनी और साउथ अफ्रीका की कंपनी मैंने आपको बताई, इन लोगों ने टाइम लिया सिर्फ इसलिए कि बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम बिल्कुल सलीके से किया जा सके। और हाँ, इसमें एक मज़ेदार सी बात मैं आपको बता दूं कि ये जब हमारी आज तक की टीम के कई सारे रिपोर्टर्स और एंकर्स वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे, आज सुबह भी बात की उन लोगों ने, तो उस बातचीत के दौरान लोगों से पूछा गया कि आपको कैसी फीलिंग हो रही है, जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो टावर्स में हैं, जिनको कि कहा गया था कि भाई इवैक्यूएट करके बाहर साइड में चले जाएं, दूर चले जाएं। वो लोग सुबह से देख रहे थे, बिल्डिंग के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आए हुए थे। तो हमारे एंकर रिपोर्टर्स भी वहाँ पहुँचे हुए थे। उन लोगों ने जब उनसे बात की तो उनमें से कुछ लोगों का ये कहना था कि देखिए, कंपनी जो भी कुछ कर रही है वो सोच समझ के कर रही होगी, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। उन लोगों ने पूरी तैयारी की होगी, वो लोग एक्सपर्ट हैं इस मामले में, तो एक्सपर्ट्स के ऊपर उन लोगों ने भरोसा जताया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि भाई कंपनियों ने खुद कहा है कि सारे जो शीशे वगैरह हैं घर के, वो सारे एकदम ढंग से बंद कर दिए जाएं, क्योंकि बिल्डिंग गिरने के टाइम पर धमाका होगा। उस धमाके से हो सकता है कि बिल्डिंग, जो आजू बाजू वाली बिल्डिंग हैं, जो बाकी जो टावर खड़े हैं, वहाँ कुछ कंपन हो और उसकी वजह से आपके खिड़की दरवाजे जो शीशे के बने हुए हैं, जो चीज़ें हैं, उनमें कुछ हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऊंच नीच अगर हो जाए बाई चांस लास्ट मोमेंट, तो क्या होगा। इस मामले में भी मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि जो साउथ अफ्रीका की जो कंपनी है, जो इसमें इन्वॉल्व है, जो कि ये करना चाहते हैं, जो ये ध्वस्तीकरण का काम में, जो मुंबई की एडिफाइस और जो साउथ अफ्रीका की कंपनी जो लगी हुई हैं साथ में, इनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो बहुत ही शानदार है। इससे पहले इससे भी ऊंची बिल्डिंग, 103 मीटर की बिल्डिंग साउथ अफ्रीका में गिराई गई थी, और तब जो 2 बिल्डिंग के बीच की दूरी थी, जो मैंने यहाँ आपसे बात की ना, बायर्स ने बताया था 9 मीटर की दूरी रह गई थी। जो 17 मीटर होनी चाहिए थी दूरी, वो सिर्फ 9 मीटर की रह गई थी। 9 मीटर भी मतलब 27 फीट, 1 मीटर में ही 3 फुट से ज़्यादा होते हैं, तो फुट में देखें तो थोड़ा अंतर ज़्यादा है, लेकिन जो जो होना चाहिए एक डिस्टेंस के हिसाब से, वो डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर रखना चाहिए था। लेकिन जो बिल्डिंग गिराई गई थी साउथ अफ्रीका में, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो साउथ अफ्रीका ने जब गिराई थी, वहाँ बिल्डिंग, उस 2 बिल्डिंग के बीच में, जिसको बचाना था और जिसको गिराना था, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस था करीब 6.5 से 7 मीटर का। तो सोचिए, यहाँ तो 9 मीटर का डिस्टेंस, यानी कोई तकलीफ होनी ही नहीं है। लेकिन बिल्डिंग गिरेगी कैसे? बिल्डिंग सीधी गिरेगी, ब्लास्ट होंगे उसके अंदर, वो सीधे आएंगे। इसके बारे में कंपनी ने क्या किया था, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं। ये दोनों बिल्डिंग में मिलाकर के करीब 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया है। और ये कैसे लगाया है, इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी आपको बात करता हूं कि ये क्या होता है। इसमें बिल्डिंग के अंदर ना क्रॉस में कटिंग की जाती है और उसके अंदर छड़ रखी जाती हैं, और ये ग्राउंड से लेकर के 2nd फ्लोर तक रखते हैं, और उसके बाद में 4-4 बिल्डिंग का गैप देते रहते हैं। मान लीजिए 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, ऐसे मंजिलों का गैप दे करके उनके अंदर विस्फोटक की छड़ रखी जाती हैं, ताकि जब उनमें ब्लास्ट किया जाए तो वो बिल्डिंग ऐसे गिरे सीधी, आसपास आजू बाजू न गिरे मसाला उसका, नहीं तो बाकी बिल्डिंग्स को नुकसान हो सकता है। उन सब का ख्याल रखा गया है, सारी तैयारियां की गई हैं, इसीलिए कि ऐसी कोई भी दिक्कत ना हो इसके अंदर। उन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया। ये भी नाकेबंदी की गई है आज आसपास कि जो मसाला थोड़ा बहुत इधर उधर गिरेगा भी, उसको भी जल्दी से समेट लिया जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है, धूल, मसाला जो गिरेगा, जो इतना चूना सब, जो भी कुछ उसमें सामान लगा है, सीमेंट, ईंट, पत्थर,
बहुत सारी चीज़ें, बिल्डिंग मटेरियल जितना भी कुछ लगा हुआ है, लोहा भी है उसमें, ये सारी बिल्डिंग जब गिरेगी तो इसका भी एक मलबा बनेगा। वो मलबा भी डिसाइड किया गया है कि कितने मीटर तक का होगा और उसको कैसे जल्दी जल्दी साफ़ करना है। लेकिन एक बात है, जब ये मलबा गिरेगा तो इसमें से धूल धक्कड़ धुआं उठेगा ही उठेगा। उसके लिए ये बताया गया है सारे लोगों को, जो भी आसपास रहते हैं, जितने भी जो दूर जिनके फ्लैट्स हैं उन लोगों को भी, यहाँ तक कि 500 मीटर से दूरी जिनकी ज़्यादा है उन लोगों को भी ये कहा गया है कि सब लोग मास्क पहन के रखें। मास्क यहाँ पर कोरोना से बचाव के लिए नहीं, वो तो आपको रखना ही है, कोरोना से बचाव तो आप करिए ही मास्क लगा करके, लेकिन धूल धक्कड़ से आपको परेशानी ना हो, आपकी सांस की तकलीफ ना हो जाए, इसके लिए मास्क लगाने को कहा गया है प्रशासन की तरफ से। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अगर करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, तो आप आराम से रह पाएंगे और ये आगे के लिए भी, आपके लिए, भविष्य के लिए भी ठीक रहेगा। तो सारी तैयारियों के साथ कंपनी ने ये सब काम किए हैं, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को। और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जिन चीज़ों का आपको प्रिकॉशन ध्यान रखना है, वो आप लेके चलेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आज तक डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधिकांत पांडे। चर्चा इस समय देश में चल रही है नोएडा के ट्विन टावर्स की। ट्विन टावर्स ध्वस्त, और ध्वस्त के बाद लोगों के साथ क्या होगा, उसके अलावा भी कई सारे सवाल हैं लोगों के मन में कि ट्विन टावर में जिन लोगों ने घर बुक किए थे उनके बारे में क्या है, क्या उन्हें उनका मुआवजा मिल गया। इन सारी बातों पर हम इस खास सेगमेंट में चर्चा करते हैं। ट्विन टावर्स के लिए सारी तैयारियां कंपनी ने कर ली। वो दो कंपनियां, मुंबई की और साउथ अफ्रीका की, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने सारी तैयारियां की और उसी के बाद ये डिसीजन लिया गया कि दिन में 2:30 बजे ट्विन टावर को गिराया जाएगा। गिराने के बाद या गिराने के दौरान क्या होगा, गिराने से क्या होगा, आसपास वालों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में भी आपसे चर्चा होगी। लेकिन शायद आपके मन में ये सवाल हो कि ये ट्विन टावर जो सुपरटेक के नोएडा में सेक्टर 93A में जो ये सेक्टर हैं, इस सेक्टर में जो ये टावर हैं दोनों, इन टावर के बारे में आखिर ये मुसीबत शुरू कैसे हुई थी, क्या हुआ था ऐसा जो कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर नौबत आ गई इनको ध्वस्त करने की, इनको गिराने की। तो इस बारे में भी थोड़ी सी डिटेल हम बात कर लेते हैं उस बारे में कि ये कैसे मामला शुरू हुआ था। दरअसल ट्विन टावर में सैकड़ों लोगों ने बुक कराए थे अपने फ्लैट्स, लेकिन इसमें से अभी जो मैंने बात की थी अभी कि रिफ़ंड कई लोगों को भी नहीं मिला है, तो उस बारे में भी हम बात करते हैं। इसकी कहानी जो हुई थी वो शुरू हुई थी करीब 1.5 दशक पहले। 2004 के आसपास की बात है। नवंबर 2004 में इस प्रोजेक्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को 84,273 वर्ग मीटर की ज़मीन आवंटित की थी और मार्च 2005 में इसकी लीज डीड भी पूरी हो गई थी। उस दौरान क्या होता था ना, ये जब ज़मीन नापने का जो काम होता है ना, पैमाइश का जो काम होता है, उसमें कभी कभी ऊंच नीच हो जाया करती थी, तो उसमें थोड़ी बहुत घट बढ़ जाती थी चीज़ें। सुपरटेक को एमराल्ड कोड के मामले में भी प्लॉट नंबर 4 पर आवंटित ज़मीन के पास 6,556 वर्ग मीटर ज़मीन का टुकड़ा निकल आया था, जिसकी एक्स्ट्रा अतिरिक्त लीज डीड हुई और ये हुई जून 2006 में। बिल्डर के नाम इतना सब कुछ आ गया। अब इन दो प्लॉट्स का 2006 में नक्शा पास होने के बाद एक प्लॉट बन गया। इस प्लॉट पर सुपरटेक ने प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर दिया। इसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा 22 मंजिल के 16 टावर्स बनाने का प्लान था। अब विवाद कहां से शुरू होता है ये देखिए आप।
पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद फरवरी 2009 में उत्तर प्रदेश शासन ने नए आवंटियों के लिए एफएआर बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही पुराने आवंटियों को कुल एफएआर का 33% तक खरीदने का विकल्प भी दिया गया था। अब एफएआर बढ़ने से उसी जमीन पर बिल्डर ज्यादा फ्लैट्स बना सकता था। इससे सुपरटेक बिल्डर को बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मंजिल और 73 मीटर तक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई। चलिए, यहां तक भी एमराल्ड के जो बायर्स थे उन लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की, उनके लिए ये ठीक चल रहा था मामला। लेकिन बात तब बिगड़ी जब फिर से रिवाइज्ड प्लान में इसकी ऊंचाई को 40 और 39 मंजिल करने की बात शुरू हुई और 121 मीटर तक बढ़ाने का प्लान हुआ इसके अंदर। इसके बाद एमराल्ड कोर्ट के बायर्स ने विरोध जताया इस मामले पर, क्योंकि नक्शे के हिसाब से जहां पर एपेक्स और सियाने, ध्वस्तीकरण वाली मामला जो बिल्डिंग का है, एपेक्स और सियाने, इनका जहां जिस जगह पर प्लान दिया गया था वहां दरअसल सुपरटेक ने पहले ग्रीनरी दिखाई थी, ग्रीन एरिया बनना था वहां पर। लेकिन नए प्लान के हिसाब से उन्होंने क्या किया, वहां ये 2 टावर खड़े कर दिए। अब इन 2 टावर के खड़े होने से जो पास की बिल्डिंग है उसको तो प्रॉब्लम होनी थी, इसीलिए बायर्स ने ये केस किया और आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने बातचीत शुरू की। हालांकि वहां पर यह था कि कुछ दूरी पर डिस्टेंस दे करके एक छोटी बिल्डिंग का प्रावधान जरूर था, लेकिन ये 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जिसमें आज की डेट में 32 टावर और 29 टावर हो गए थे जो बाद में, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग इतने नज़दीक मतलब 9 मीटर की दूरी पर। दरअसल होता क्या है ना, ये जब टावर बनते हैं बड़े बड़े तो इनमें प्लान ये किया जाता है, और यहाँ भी ये प्लान था कि सुपरटेक को जो अपनी पहले की बिल्डिंग बनी हुई है उसके टावर के बगल में अगर बिल्डिंग कोई बनानी है तो उस बिल्डिंग के बीच में 17 मीटर का गैप होना चाहिए। भाई हवा पानी नुकसान, कभी भी कुछ हो जाए, भूकंप वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को अकाउंट में लिया जाता है कि भाई वो उसकी वजह से डिस्टेंस रखी जाती है ताकि सेफ्टी और मैंने जैसा बताया हवा पानी की दिक्कत न हो किसी को, इसके लिए ये सारी काम किए जाते हैं। लेकिन ज़्यादा माल बनाने के चक्कर में शायद सुपरटेक ने ये काम किया कि उसके बगल में 2 टावर खड़े कर दिए, प्लान कर दिया और वहाँ पर काम शुरू कर दिया। अच्छा, अब RWA ने बिल्डर से बात करके नक्शा दिखाने की मांग की, लेकिन बायर्स के मांगने के बावजूद बिल्डर ने लोगों को नक्शा नहीं दिखाया। बिल्डर मतलब सुपरटेक। तब RWA ने नोएडा अथॉरिटी से नक्शे की मांग की, यहां पर भी उनको मदद नहीं मिली। एपेक्स और सियाने को गिराने की इस लंबी लड़ाई में प्रोजेक्ट के निवासी एक हैं, वो हैं UBS तेवतिया। उनका यह कहना है कि नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर के साथ मिलीभगत करके ट्विन टावर्स को बनाने की मंजूरी दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट की चाबुक जो है वो चलनी चाहिए थी अथॉरिटी के उन लोगों पर भी जिन्होंने सुपरटेक के साथ या सुपरटेक के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके इसकी मंजूरी भी दी। तो साहब, साल 2012 में इन खरीदारों ने, इन बायर्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर लिया, मतलब कोर्ट केस फाइल किया। कोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए और जब जांच की पुलिस ने तो उसने जो रिपोर्ट दी वापस जाकर के कोर्ट को, वो यही कहा कि जो बायर्स का जो भी आरोप है वो बिल्कुल सही है। यानी बायर्स अपनी मांग पर सही थे और उन्होंने जो कोर्ट से अपील की थी और मांग की थी कि ये टावर हटने चाहिए या हटाए जाने चाहिए या गिराए जाने चाहिए या जो भी हो, मतलब हमारे लिए जो दिक्कत हो रही है इसको कैसे ठीक करेगा सुपरटेक, ये वो सोचे। तो उस मामले में उन्होंने जो जो परेशानियां अपनी बताई थी बायर्स ने, वो सारी पुलिस ने सही पाई और कोर्ट को यही रिपोर्ट दी। अब साहब, ये जो हमारे बायर हैं जिन्होंने कोर्ट केस में लीड किया था सारे अपने एसोसिएशन को, RWA को, तेवतिया जी, उन्होंने कहा कि इस जांच रिपोर्ट को भी लेकिन दबाने की कोशिश हुई।
और इस बीच खानापूर्ति के लिए अथॉरिटी ने बिल्डर को नोटिस तो जारी किया, लेकिन कभी भी बिल्डर या अथॉरिटी की तरफ से बायर्स को नक्शा नहीं मिला। 2012 में यह मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो एपेक्स और सियानी की महज 13 मंजिलें बनी थीं। 32 और 29 मंजिल टावर में, वो तब तक सिर्फ 13 मंजिलें बनी थीं। लेकिन 1.5 साल के अंदर ही सुपरटेक ने क्या किया, 32 फ्लोर चढ़ा दिए। अब दूसरी तरफ तो कोर्ट में मामला चलता रहा और आखिरकार 2014 में हाईकोर्ट ने इनको गिराने का आदेश दे दिया। तब जाकर 32 मंजिल पर ही काम रुका और 29 मंजिल पे काम रुका। इसीलिए जो 2 टावर हैं वो दोनों 32 और 29 मंजिल के रह गए थे। इसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो जो मैं बात कर रहा था आपसे कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, क्योंकि बायर्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस जीता तो सुपरटेक उसके विरुद्ध पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से भी उसको राहत नहीं मिली। भाई जस्टिस होगा ना सुप्रीम कोर्ट में भी, तो जस्टिस बायर्स के साथ रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2021 को आदेश जारी करके इसको 3 महीने के भीतर गिराने को कहा था। 31 अगस्त 2021, 1 साल पहले की बात है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें टाइम लगता गया। कंपनी जिनको कि असाइन किया गया था ये जॉब, जिनको ये कहा गया था कि इनको गिराया जाना है, उन्होंने काफ़ी सारी कोशिशें की इसके अंदर। 6 महीने का समय तो सिर्फ इन दोनों कंपनियों ने, जो मुंबई की कंपनी और साउथ अफ्रीका की कंपनी मैंने आपको बताई, इन लोगों ने टाइम लिया सिर्फ इसलिए कि बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम बिल्कुल सलीके से किया जा सके। और हाँ, इसमें एक मज़ेदार सी बात मैं आपको बता दूं कि ये जब हमारी आज तक की टीम के कई सारे रिपोर्टर्स और एंकर्स वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे, आज सुबह भी बात की उन लोगों ने, तो उस बातचीत के दौरान लोगों से पूछा गया कि आपको कैसी फीलिंग हो रही है, जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो टावर्स में हैं, जिनको कि कहा गया था कि भाई इवैक्यूएट करके बाहर साइड में चले जाएं, दूर चले जाएं। वो लोग सुबह से देख रहे थे, बिल्डिंग के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आए हुए थे। तो हमारे एंकर रिपोर्टर्स भी वहाँ पहुँचे हुए थे। उन लोगों ने जब उनसे बात की तो उनमें से कुछ लोगों का ये कहना था कि देखिए, कंपनी जो भी कुछ कर रही है वो सोच समझ के कर रही होगी। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। उन लोगों ने पूरी तैयारी की होगी, वो लोग एक्सपर्ट हैं इस मामले में, तो एक्सपर्ट्स के ऊपर उन लोगों ने भरोसा जताया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि भाई कंपनियों ने खुद कहा है कि सारे जो शीशे वगैरह हैं घर के, वो सारे एकदम ढंग से बंद कर दिए जाएं, क्योंकि बिल्डिंग गिरने के टाइम पर धमाका होगा। उस धमाके से हो सकता है कि बिल्डिंग, जो आजू बाजू वाली बिल्डिंग हैं, जो बाकी जो टावर खड़े हैं, वहाँ कुछ कंपन हो और उसकी वजह से आपके खिड़की दरवाजे जो शीशे के बने हुए हैं, जो चीज़ें हैं, उनमें कुछ हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऊंच नीच अगर हो जाए बाई चांस लास्ट मोमेंट, तो क्या होगा। इस मामले में भी मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि जो साउथ अफ्रीका की जो कंपनी है, जो इसमें इन्वॉल्व है, जो कि ये करना चाहते हैं, जो ये ध्वस्तीकरण का काम में, जो मुंबई की एडिफाइस और जो साउथ अफ्रीका की कंपनी जो लगी हुई हैं साथ में, इनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो बहुत ही शानदार है। इससे पहले इससे भी ऊंची बिल्डिंग, 103 मीटर की बिल्डिंग साउथ अफ्रीका में गिराई गई थी, और तब जो 2 बिल्डिंग के बीच की दूरी थी, जो मैंने यहाँ आपसे बात की ना, बायर्स ने बताया था 9 मीटर की दूरी रह गई थी। जो 17 मीटर होनी चाहिए थी दूरी, वो सिर्फ 9 मीटर की रह गई थी। 9 मीटर भी मतलब 27 फीट, 1 मीटर में ही 3 फुट से ज़्यादा होते हैं। तो फुट में देखें तो थोड़ा अंतर ज़्यादा है, लेकिन जो जो होना चाहिए एक डिस्टेंस के हिसाब से, वो डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर रखना चाहिए था। लेकिन जो बिल्डिंग गिराई गई थी साउथ अफ्रीका में, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो साउथ अफ्रीका ने जब गिराई थी, वहाँ बिल्डिंग, उस 2 बिल्डिंग के बीच में, जिसको बचाना था और जिसको गिराना था, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस था करीब 6.5 से 7 मीटर का। तो सोचिए, यहाँ तो 9 मीटर का डिस्टेंस, यानी कोई तकलीफ होनी ही नहीं है।
लेकिन बिल्डिंग गिरेगी कैसे? बिल्डिंग सीधी गिरेगी। ब्लास्ट होंगे उसके अंदर, वो सीधे आएंगे। इसके बारे में कंपनी ने क्या किया था, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं। ये दोनों बिल्डिंग में मिलाकर के करीब 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया है। और ये कैसे लगाया है इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी आपको बात करता हूं कि ये क्या होता है। इसमें बिल्डिंग के अंदर ना क्रॉस में कटिंग की जाती है और उसके अंदर छड़ रखी जाती हैं, और ये ग्राउंड से लेकर के सेकंड फ्लोर तक रखते हैं, और उसके बाद में 4-4 बिल्डिंग का गैप देते रहते हैं। मान लीजिए 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, ऐसे मंजिलों का गैप दे करके उनके अंदर विस्फोटक की छड़ रखी जाती हैं, ताकि जब उनमें ब्लास्ट किया जाए तो वो बिल्डिंग ऐसे गिरे सीधी, आसपास आजू बाजू न गिरे मसाला उसका, नहीं तो बाकी बिल्डिंग्स को नुकसान हो सकता है। उन सब का ख्याल रखा गया है, सारी तैयारियां की गई हैं इसीलिए कि ऐसी कोई भी दिक्कत ना हो इसके अंदर। उन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया। ये भी नाकेबंदी की गई है आज आसपास कि जो मसाला थोड़ा बहुत इधर उधर गिरेगा भी उसको भी जल्दी से समेट लिया जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है, धूल मसाला जो गिरेगा, जो इतना चूना सब जो भी कुछ उसमें सामान लगा है, सीमेंट, ईंट, पत्थर, बहुत सारी चीज़ें, बिल्डिंग मटेरियल जितना भी कुछ लगा हुआ है, लोहा भी है उसमें, ये सारी बिल्डिंग जब गिरेगी तो इसका भी एक मलबा बनेगा। वो मलबा भी डिसाइड किया गया है कि कितने मीटर तक का होगा और उसको कैसे जल्दी से जल्दी साफ़ करना है। लेकिन एक बात है, जब ये मलबा गिरेगा तो इसमें से धूल धक्कड़ धुआं उठेगा ही उठेगा। उसके लिए ये बताया गया है सारे लोगों को, जो भी आसपास रहते हैं, जितने भी जो दूर जिनके फ्लैट्स हैं उन लोगों को भी, यहाँ तक कि 500 मीटर से दूरी जिनकी ज़्यादा है उन लोगों को भी ये कहा गया है कि सब लोग मास्क पहन के रखें। मास्क यहाँ पर कोरोना से बचाव के लिए नहीं, वो तो आपको रखना ही है, कोरोना से बचाव तो आप करिए ही मास्क लगा करके, लेकिन धूल धक्कड़ से आपको परेशानी ना हो, आपकी सांस की तकलीफ ना हो जाए, इसके लिए मास्क लगाने को कहा गया है प्रशासन की तरफ से। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अगर करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, तो आप आराम से रह पाएंगे और ये आगे के लिए भी, आपके लिए, भविष्य के लिए भी ठीक रहेगा। तो सारी तैयारियों के साथ कंपनी ने ये सब काम किए हैं, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को। और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जिन चीज़ों का आपको प्रिकॉशन ध्यान रखना है, वो आप लेके चलेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। धन्यवाद।